प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने, ये रचना कृष्णचंद्र की है। ये पंक्तियाँ जो हैं वो कृष्णचंद्र की है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में ज़िला गुजराकला में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये उपन्यास है। इन्हें सम्मान के रूप में साहित्य अकादमी साहित्य सहित बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु सन 1977 में हो गई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद कथा सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं, तो उनके बाद कहानी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कृष्णचंद्र, उनमें एक नाम जो है उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का भी नाम बहुत महत्वपूर्ण से लिया जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों से आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। मतलब लेखन उनकी आजीविका का भी साधन था। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई ही रहे। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग अलग मुकाम बनाते हैं। मतलब काव्यात्मक, रोमानियत और शैली, इन तमाम तरह से उन्होंने कहानियों में उसको जगह दिया और कहानियों को विशिष्ट बनाने की कोशिश की। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग कथा जिसमें हंसी के माध्यम से, मजाक के माध्यम से सामने वाले के ऊपर व्यंग किया जाता है, उसकी कमियों को इंगित किया जाता है, लक्षित किया जाता है, तो यह हास्य व्यंग वही कहलाता है। इस व्यंग के माध्यम से व्यक्ति की कमी भी प्रकाशित हो जाती है और उसको बुरा भी नहीं लगता है। तो यह एक हास्य व्यंग कथा है जिसमें सरकारी तंत्र की बात हो रही है। हास्य व्यंग के कई चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। मतलब इसमें जो घटनाएं हैं वो वास्तविक घटनाएं नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता से उनका जुड़ाव जरूर है। इसलिए वहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं
के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? विश्वसनीयता क्यों कि वह वास्तविक से उसका जुड़ाव है या नहीं है। तो विश्वसनीयता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबके लिए मान्य हो। तो विश्वसनीयता इसके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह लाक्षणिक होता है, इसमें केवल संकेत किया जाता है कि आप गलत काम कर रहे हैं और उस गलत काम को आप रोक दीजिए और सही काम पर आ जाइए। प्रस्तुत पाठ में हंसते ही हमारे भीतर या इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। हंसते हंसते ही हम यह समझ जाते हैं कि एक छोटे से काम के लिए जो कितना विस्तार है पदों का, उसके झमेले में वो छोटा काम कितना अटक सकता है, इसको हम जान सकते हैं। बात यहीं तक नहीं है रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। संवेदन शून्य कि मतलब कोई व्यक्ति मर रहा है लेकिन सभी कागजों के पीछे पड़े हुए हैं, तो संवेदना सबकी मरती जा रही है, इस पर भी इंगित किया जा रहा है इस हास्य व्यंग के द्वारा। आइए पढ़ते हैं अब जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। रात को आंधी आई, हवा जोर से चली और सेक्रेटेरिएट के लॉन में एक जामुन का पेड़ था, वह क्या हो गया? ढह गया, गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। और सुबह सुबह जब माली वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दबा पड़ा है और वह दौड़ पड़ा। वह दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ ही मिनट लगे कि यह खबर आग की तरफ फैली और सभी लोग उस पेड़ के चारों ओर खड़े हो गए, उस दबे हुए आदमी के चारों ओर खड़े हो गए और क्या बातें कर रहे हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होते हुए बोला कि अब हमें जामुन खाने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि व्यक्ति दबा पड़ा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, सब लोग अफसोस कर रहे हैं कि जामुन का पेड़ गिर के पड़ा है, लेकिन इस बात का किसी को अफसोस नहीं कि उस जामुन के नीचे, उस जामुन के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति भी दबा पड़ा है। उसका क्या हुआ? वह जीवित है कि मर गया? मगर वह आदमी है, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ। जो दबा हुआ व्यक्ति था वो धीरे से बोला कि नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, मतलब आश्चर्य प्रकट करते हुए एक क्लर्क ने कहा कि इतना बड़ा पेड़ गिरने के बावजूद भी तुम जिंदे हो? पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो,
तभी सुपरिटेंडेंट साहब बीच में बोल पड़े, ठहरो। वो बोले, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गए। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गए। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। उस व्यक्ति का क्या होगा अभी तक कुछ पता नहीं चला। आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और क्या बोला? बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। मतलब जो अर्जेंट है, अर्जेंट क्या है कि उस व्यक्ति को हटाना, उस पर न ध्यान देकर फाइल को अर्जेंट बताया जा रहा है। यह जो है ये खास व्यंग ही है कि सरकारी तंत्र किस तरह से संवेदनहीन होते जा रहे हैं। किसी की आवश्यकताएं क्या है, किसी की मजबूरी क्या है, उस पर उनको तनिक भी ध्यान नहीं देना। उनको बस अपने कागज़ पर ध्यान देना है कि हाँ हमारा ये कहीं से प्रश्न चिन्ह न लगाया जा सके। अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। कृषि विभाग से यह उत्तर आ गया, चूँकि आपका निजी क्षेत्र है, वहाँ पर पेड़ है, तो आपका ही जिम्मेदारी है उस पेड़ को हटवाएं या न हटवाएं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हार्टिकल्चर जो फल फूल के लिए होता है, ठीक है ना, उसके हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले लें, इसलिए काफ़ी पहरा भी लगाया गया था। पेड़ को खुद हटवाने की कोशिश न करें लोग और कानून को अपने हाथ में न लें, इसलिए काफ़ी पुलिस की व्यवस्था वहाँ की गई थी। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। कि दबा हुआ जो व्यक्ति था उस पर एक पुलिस वाले को दया आ गई और मालिक को उसने आदेश दिया कि तुम उसके पास जा सकते हो। अब आगे देखिए क्या होता है, कहाँ तक मामला खिंचता है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तुम्हारी फाइल चल रही है और आशा यह है कि कल तक फैसला आ जाएगा। कल तुम इस
पेड़ से निजात तुम्हें मिल जाएगी। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। वह व्यक्ति बोला, मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मालिक खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण, हंसी भरा भी जवाब था। क्या जवाब था? हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हमें पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं हम सभी, तो हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ की, और वह भी जामुन के पेड़ की, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। ऐसा जवाब हार्टिकल्चर विभाग से आ गया। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। मतलब पेड़ को न काटा जाए, आदमी को काट दिया जाए। कितना बढ़िया विचार उसने रखा, बहुत ही दिमागदार व्यक्ति था वह। यह देखिए, उस आदमी ने इशारा से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि अरे मुझको काट दोगे तो मैं मर जाऊंगा ना। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला, यह भी ठीक कह रहा है। आदमी को काटने वाले युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। मतलब भाई इतना उन्नति कर गया है प्लास्टिक सर्जरी कि 2 भागों में अलग होगा व्यक्ति भी जुड़ सकता है, आगे आएगा, जुड़ भी सकता है। उसके बारे में पढ़िए। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। भाई ऑपरेशन हम काट देंगे, अलग कर देंगे, अलग करके फिर जोड़ देंगे, अब वो भी सब एकदम सफल होगा, लेकिन यह व्यक्ति मरेगा, यह व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर यह आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और ये शेर है मिर्जा गालिब की।
माली ने अचंभे से मुंह पर उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लान भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता में लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उनको अपनी कविताओं पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि यह सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है, संस्कृति विभाग से है। तो अब भेज दिया गया। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। दबा हुए व्यक्ति जवाब दिया कि नहीं, मैं मेंबर नहीं हूँ। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से भी निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मतलब जीवित है उसकी फिक्र नहीं है, उसके मरने की फिक्र है कि मर जाओगे तो तुमको वजीफा मिल जाएगा। मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, मुझे मारो मत। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रखना है।
दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। क्यों रोका गया? मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितना सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए, निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वे जो भी फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक पंक्ति, एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। अब उसके जीवन में कुछ बचा नहीं था, वह मर चुका था। फाइल पूर्ण होते ही वह भी पूर्ण हो चुका था। तो ये सरकारी तंत्र में जो निरर्थक विस्तारवाद फैला हुआ है उस पर कटाक्ष किया गया है इस पाठ में। और लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार जो है संवेदन शून्यता के कारण एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। यह हास्य व्यंग था। ये इसमें वास्तविक यह घटना नहीं है, लेकिन इस घटना के माध्यम से सरकारी तंत्र में फैले जो कमी है उसकी ओर इशारा किया गया है। आज के लिए इतना ही। अभ्यास प्रश्न आपका आगे कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।